करने के लिए उस आदमी ने अपना दिमाग एक छोटे से सफाई करने वाले रोबोट में डाल दिया था। अब वो इंसान नहीं, आधा मशीन बन चुका था। लेकिन हालत ऐसी थी कि एक लोहे की छड़ में फंसकर दीवार के कोने में अटक गया था, क्योंकि उसके पास अब शरीर ही नहीं था। इसलिए वो खुद को छुड़ा भी नहीं पा रहा था। तभी वहां जॉन पहुंचता है और उसकी मदद करके उसे बाहर निकाल देता है। लेकिन आजाद होते ही रोबोट अचानक जॉन को स्कैन करने लगता है और अगले ही पल वो एक इंजेक्शन निकालकर उसे लगाने की कोशिश करता है। मगर छोटे से रोबोट के लिए सही दिशा में हाथ घुमाना भी मुश्किल था। जॉन उसे नजरअंदाज करके सीधे वोल्ट 31 के अंदर की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन उसके मन में अब कई सवाल घूम रहे थे। आखिर इस जगह पर ऐसा कौन सा राज छिपा था? और जैसे ही रोबोट को पता चला कि जॉन इस वोल्ट का असली अधिकारी नहीं है, उसने हमला क्यों कर दिया? रोबोट उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी स्पीड जॉन के सामने कुछ भी नहीं थी। आखिरकार जॉन सामने मौजूद भारी दरवाजा खोल देता है। जैसे ही कमरे की लाइट जलती है, उसके सामने एक ऐसा नजारा आता है जिसे देखकर किसी के भी होश उड़ जाए। पूरा हॉल हजारों स्लीपिंग पॉड्स से भरा हुआ था। हर पॉड के अंदर एक इंसान सो रहा था। हालांकि कुछ पॉड खाली भी थे और उन पर नाम लिखे हुए थे, जैसे बेटी वोल्ट 33 की मौजूदा मैनेजर थी और हैरी, जो जॉन का पिता और पुराने वोल्ट का हेड था। तभी जॉन को समझ आता है कि ये सभी लोग किसी आम परिवार के नहीं, बल्कि उसी बड़ी टेक कंपनी के अधिकारी थे जिसने दुनिया को तबाह किया था। असल में इस कंपनी ने करोड़ों खर्च करके ये अंडरग्राउंड वॉल्ट बनाए थे, लेकिन लोगों को डराकर इनकी जरूरत महसूस कराने के लिए उन्होंने पूरी दुनिया में परमाणु बम गिरवा दिए और फिर शुरू हुई विनाशकारी न्यूक्लियर वॉर। कुछ ही दिनों में पूरी धरती बर्बाद होकर वीरान रेगिस्तान बन गई। लेकिन कंपनी के मालिक, बड़े अधिकारी और अमीर निवेशक पहले से तैयार थे। वो सभी इन गुप्त वॉल्ट्स में छिप गए। उन्होंने अपने खास कर्मचारियों को स्लीपिंग पॉड्स में फ्रीज करके रखा, फिर समय समय पर उन्हें जगाया जाता ताकि वो अलग अलग वॉल्ट संभाल सके। उनका प्लान बेहद खतरनाक था। उन्हें लगता था कि अगर वो सैकड़ों साल तक जिंदा रहे तो एक दिन धरती पर बचे सारे इंसान मर जाएंगे और फिर वो बाहर निकलकर पूरी दुनिया पर राज करेंगे। लेकिन उन्होंने इंसानों की जिद और जीने की ताकत को कम समझ लिया। धरती पर बचे लोग न सिर्फ जिंदा रहे, बल्कि उन्होंने नई बस्तियां और शहर भी बसा लिए, जैसे शाइन सिटी। हालांकि उसे बाद में जॉन के पिता ने तबाह कर दिया था। जब लूसी को यह सच्चाई पता चलती है तो उसका दिल पूरी तरह टूट जाता है। जिस पिता को वो हमेशा दयालु और अच्छा इंसान समझती थी, असल में वही लाखों लोगों की मौत का जिम्मेदार निकला। दूसरी तरफ मोर्धव ने जॉन के पिता हैरी को इसलिए पकड़ रखा था क्योंकि उसके पास कोल्ड फ्यूजन टेक्नोलॉजी का एक्सेस कोड था। यह ऐसी तकनीक थी जो दुनिया की सबसे बड़ी ऊर्जा क्रांति ला सकती थी, लेकिन कंपनी ने उस टेक्नोलॉजी को लॉक कर दिया था और उसे चालू करने के लिए एक खास पासवर्ड चाहिए था। लूसी अब अपने पिता से नफरत करने लगी थी, इसलिए उसने दबाव डालकर उससे वो पासवर्ड उगलवा लिया। पासवर्ड था 10 अक्टूबर 97, यानी उसी दिन की तारीख जब वोल्ट कंपनी पहली बार लॉन्च हुई थी। जैसे ही पासवर्ड डाला जाता है, कोल्ड फ्यूजन सिस्टम एक्टिव हो जाता है। अब इंसानों को कभी ऊर्जा की कमी नहीं होगी। ये एक ऐसी ताकत थी जो न्यूक्लियर एनर्जी जितनी शक्तिशाली थी, लेकिन उसमें रेडिएशन का नामो निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था कि अब सब खत्म हो चुका है और दुनिया फिर से रोशनी की तरफ लौट जाएगी। लेकिन युद्ध कभी खत्म नहीं होता। उसी समय स्टील ब्रदरहुड की सेना वहां पहुंच जाती है। उनका निशाना सिर्फ एक था, कोल्ड फ्यूजन टेक्नोलॉजी, क्योंकि जो इसे कंट्रोल करेगा वो पूरी बर्बाद दुनिया पर राज करेगा। अब सिस्टम पूरी तरह चालू हो चुका था, बस मोड़ को एक बटन दबाना था और पूरी दुनिया फिर से उजाले में लौट आती। लेकिन तभी पूरे बेस में खतरे का अलार्म बज उठता है। मोर्धव तुरंत समझ जाता है कि दुश्मन अंदर घुस चुका है। वो अपने लोगों को लेकर लड़ाई के लिए बाहर निकलता है। आसमान में दुश्मनों के जहाज बेस को चारों तरफ से घेर चुके थे और फिर शुरू होती है एक भयानक जंग। हालांकि बेस में मिसाइल डिफेंस सिस्टम था, लेकिन उसकी संख्या बहुत कम थी। दूसरी तरफ स्टील ब्रदरहुड की टेक्नोलॉजी कहीं ज्यादा एडवांस थी। कुछ ही देर में लड़ाई हाथापाई तक पहुंच जाती है। आसमान में दुश्मनों के पास हाईटेक एयरक्राफ्ट थे और जमीन पर उनके सैनिक T-60 पावर आर्मर पहनकर लड़ रहे थे। ऐसे में आम लुटेरे उनके सामने ज्यादा देर टिक ही नहीं पाए और तभी इस खूनी युद्ध में छोटे कद वाला योद्धा काला भी कूद पड़ता है। दुश्मन बेहद ताकतवर था, लेकिन सामने खड़े लोग मौत से डरने वालों में से नहीं थे। कुछ ही देर में स्टील ब्रदरहुड ने आखिरकार पूरे बेस के अंदर घुसपैठ कर ली। अंदर मौजूद गार्ड उनकी ताकत के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाए और देखते ही देखते पूरा कंट्रोल रूम उनके कब्जे में चला गया। लेकिन तभी अंधेरे में एक अनजान साया दिखाई देता है। वो कोई और नहीं बल्कि लंबे समय से गायब खतरनाक घोल कबीर था। सामने खड़े सैनिकों को देखकर वो हल्की मुस्कान के साथ कहता है, ये भारी सूट पहनकर खुद को बहुत बड़ा हीरो समझते हो ना? मैं भी कभी ऐसा ही सूट पहना करता था, लेकिन उसमें एक छोटी सी कमी थी। छाती के नीचे वेल्डिंग कमजोर होती थी। पता नहीं इस नए मॉडल में उसे ठीक किया या नहीं। इतना कहते ही वो गोली चलाता है।
और अगले ही पल T-60 आर्मर पहने सैनिक सीधे सीने पर गोली खाकर गिर पड़ता है। अब पूरा स्टील ब्रदरहुड कबीर पर टूट पड़ता है, लेकिन अंधेरे में कबीर किसी भूत की तरह गायब हो जाता था। भारी भरकम T-60 आर्मर उसकी स्पीड पकड़ ही नहीं पा रहे थे। सैनिक चिल्लाते हैं, आखिर तू है कौन? लेकिन दूसरी तरफ कबीर बड़ी आसानी से उनकी लोकेशन समझ रहा था और हर बार उसकी गोली सीधे आर्मर के कमजोर हिस्से पर जाकर लगती थी। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर छोटू चुपके से वहां से निकल जाता है। काफी तलाश के बाद आखिरकार उसे लूसी मिल जाती है और जब वो अपने होने वाले ससुर हैरी को पिंजरे में बंद देखता है तो हीरो बनने का मौका हाथ से नहीं जाने देता। वो तुरंत गोली चलाकर पिंजरे का ताला तोड़ देता है। छोटू के दिमाग में अब सिर्फ एक ही सपना था, लूसी को लेकर वॉल्ट 33 वापस जाना और उसके साथ एक शांत जिंदगी बिताना। लेकिन वो खुद भी शाइन सिटी का बचा हुआ सर्वाइवर था और लूसी का पिता ही वो इंसान था जिसने उसका पूरा परिवार खत्म कर दिया था। जब लूसी उसे ये सच बताती है तो छोटू कुछ पल के लिए बिल्कुल सुन रह जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि जिस इंसान को वो बचा रहा था असल में वही उसके परिवार का कातिल है। लेकिन जब तक वो बदला लेने के बारे में सोचता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हैरी तुरंत T-60 आर्मर पहन लेता है और एक ही मुक्के में छोटू को बेहोश कर देता है। इसके बाद वो अपनी बेटी लूसी को साथ लेकर वहां से निकलना चाहता है, लेकिन अब लूसी अपने पिता का असली चेहरा देख चुकी थी। उसके सामने अब कोई पिता नहीं बल्कि हजारों मासूमों का हत्यारा खड़ा था। वो कांपते हाथों से बंदूक उठाती है। उसका दिल चाहता था कि शाइन सिटी में मारे गए हर बेगुनाह के लिए इंसाफ मिले, लेकिन सामने खड़ा इंसान आखिर उसका अपना पिता था और इसी वजह से वो ट्रिगर नहीं दबा पाती। मगर जहां वो हिचकिचाई वहीं किसी और ने बिल्कुल देर नहीं की। अचानक अंधेरे से कबीर बाहर आता है। लगता था कि उसने नीचे मौजूद स्टील ब्रदरहुड के सैनिकों का काम तमाम कर दिया था। वो हैरी की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हारी बेटी ने अपना सरनेम बताया था, तभी मुझे यकीन हुआ कि तुम वही इंसान हो। मैं पिछले 200 सालों से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता था, मेरा परिवार कहाँ है? उसकी आवाज में दर्द, गुस्सा और बदले की आग साफ दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि दोनों के बीच कोई बहुत पुराना और खतरनाक रिश्ता था। हैरी भी अब कबीर को देखकर पहले जैसा सम्मान महसूस नहीं कर रहा था। 2-4 सालों में उसका पुराना हीरो अब उसकी नजरों में सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। लूसी जब उसके साथ जाने से मना कर देती है तो हैरी अकेले वहां से निकलने लगता है और हैरानी की बात यह थी कि कबीर उसे रोकता भी नहीं, क्योंकि उसे यही चाहिए था। हैरी सिर्फ एक मिड लेवल अधिकारी था। अगर उसे वॉल्ट कंपनी के असली मालिकों तक पहुंचना था तो बड़ी मछली पकड़ने के लिए चारा छोड़ना जरूरी था। उधर बाहर पूरा मैदान लाशों से भर चुका था। हर तरफ सिर्फ धुआं, खून और तबाही दिखाई दे रही थी। इस बर्बाद दुनिया को देखकर लगता है जैसे यहां सिर्फ अराजकता बची है, लेकिन हर तबाही के पीछे कोई ना कोई इंसान जरूर होता है जो सब कंट्रोल कर रहा होता है। और कबीर अब उसी असली इंसान तक पहुंचना चाहता था, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि लूसी का पिता उसी दिशा में जा रहा है। जाने से पहले कबीर लूसी के सामने दो रास्ते रखता है, या तो वो यहीं रुककर मौत का इंतजार करे या फिर उसके साथ चले और उस सच्चाई का सामना करे जो पिछले 200 सालों से दबी हुई है। वो लूसी से कहता है, तुम जानना नहीं चाहोगी कि मैं तुम्हारे पिता को कैसे जानता हूं, या फिर यह कि तुम्हारा वॉल्ट असल में 200 साल पहले ही एक खतरनाक प्लान के तहत बनाया गया था। कबीर उसे चेतावनी भी देता है कि जल्द ही स्टील ब्रदरहुड के बाकी सैनिक यहां पहुंच जाएंगे और अगर वो यहां रुकी तो वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जवाब में लूसी गोली चला देती है। हालांकि गोली कबीर को नहीं लगती बल्कि उसकी मां को लगती है, जो अब पूरी तरह एक खतरनाक जंगली घोल बन चुकी थी। शायद उसके लिए मौत ही सबसे बड़ी मुक्ति थी। अब कबीर और लूसी एक नई टीम बन चुके थे। दोनों साथ मिलकर इस खतरनाक वेस्टलैंड में आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ छोटू धीरे धीरे होश में आता है। तभी वो देखता है कि घायल मूर्धव लड़खड़ाते हुए कंट्रोल रूम तक पहुंचता है और आखिरकार कोल्ड फ्यूजन सिस्टम का स्विच ऑन कर देता है। रात होते ही जो शाइन सिटी कभी तबाही में डूब चुकी थी, वहां फिर से हल्की हल्की रोशनी जलने लगती है। अंधेरे वेस्टलैंड के बीच वो रोशनी उम्मीद की किरण जैसी लग रही थी, मानो इस टूटी हुई दुनिया को फिर से जीने की वजह मिल गई हो। इसके बाद मूर्धव धीरे से एक टेबल के पास बैठता है और लूसी की मां का हाथ पकड़ लेता है। उसके चेहरे पर पहली बार सुकून दिखाई देता है। लोग उसे मदर ऑफ फ्लेम कहते थे, लेकिन वो आग तबाही की नहीं थी बल्कि उम्मीद की थी। उसे हमेशा भरोसा था कि एक दिन दुनिया फिर से बेहतर बनेगी। हालांकि उस नए सवेरे को देखने के लिए वो खुद जिंदा नहीं बच पाया। कुछ देर बाद स्टील ब्रदरहुड के सैनिक वहां पहुंचते हैं। वो मूर्धव की लाश को देखते हैं, फिर छोटू का हाथ ऊपर उठाकर जोर से चिल्लाते हैं, ओल हिल मैक्स। अब छोटू उनके लिए एक हीरो बन चुका था और इसी के साथ ये कहानी अपने अंत तक पहुंचती है। ये कहानी सिर्फ खून खराबे और युद्ध की नहीं थी, बल्कि इंसानी लालच और सत्ता की भूख की भी थी। जिन वोल्ट्स को लोगों के बचाव के लिए बनाया गया था, असल में वो अमीर और ताकतवर लोगों का दुनिया पर राज करने का सपना थे।
जब कोल्ड फ्यूजन की रोशनी पूरी वेस्टलैंड में फैली, तब भी इंसानों के अंदर की नफरत और लालच खत्म नहीं हुई, क्योंकि युद्ध कभी नहीं बदलता।